Good morning, good afternoon, good evening and namaskar. In this part of video, we are going to discuss about the important fact of French Revolution. We are starting from the outbreak of the revolution. Revolution की शुरुआत, revolution कहाँ से शुरू हुई थी? So here an important point, टेनिस कोर्ट ओथ, यानी टेनिस का एक कोर्ट था, उसमें एक शपथ ली गई थी 20 जून 1789 को। जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो एक हॉल में, एक इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में, ग्राउंड में, वो भी वार्सिलेस की ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में एंड वोड, और उन्होंने जो है वहाँ पर कसम खाई थी टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर, वहाँ पर उन्होंने कसम ली थी किसके लिए, प्लानिंग करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्लानिंग, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की प्लानिंग करने के लिए वहाँ पर उन लोगों ने शपथ ली थी एंड वुड लिमिट द पावर्स, और मोनार्क की जो पावर थी उसको लिमिट करने के लिए उन्होंने कसम ली थी। ये इवेंट जो थी एक हिस्टोरिकल इवेंट थी, इसी को जो था टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, हम टेनिस कोर्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें था द थर्ड एस्टेट जो थी वो मिरावियो के द्वारा उसका लीडिंग हुई थी। एक नोबल था ये मिरावियो, और दूसरे उनके साथ में थे एबेसेसिस, एक प्रीस्ट थे। और थर्ड पॉइंट में था इसका, उनके जो इनिशिएटिव थे जो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, उन्होंने ही जो है नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन डाली थी। जब मिरावियो और एबेसेसिस और दूसरे लीडर जो थे नेशनल असेंबली के, वो कॉन्स्टिट्यूशन को, वार्सिलेस में कॉन्स्टिट्यूशन को प्लान कर रहे थे, तो बाकी के जो फ्रांस था वाज इन ट्रबल, बाकी के फ्रांस में प्रॉब्लम फैली हुई थी, बहुत सारी ट्रबल्स वहाँ पर फैली हुई थी। सेवरल विंटर डिस्ट्रॉयड द फूड क्रॉप, सिवियर विंटर, जब उस समय में जो था फूड क्रॉप जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी विंटर की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पर प्राइसेस जो थे इंक्रीज़ हो गए थे। द बेकर्स ऑल्सो होल्डेड सप्लाईज फॉर ब्रेड्स फॉर मेकिंग ग्रेट प्रॉफिट, यानी जो बेकर्स थे उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने ब्रेड की सप्लाई को जो था रोक रखा था। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, बेकरी के सामने एक लंबी लाइन में खड़े होकर लोग जो थे, जो भीड़ होती थी वुमेन की, वो शॉप पर टूट पड़ती थी। स्टॉर्म के रूप में, एक तूफान के रूप में जो शॉप्स होती थी, दुकानें होती थी, उन पर टूट पड़ती थी। और उसी समय में जो किंग था उसने जो था अपनी सेना को पेरिस की ओर बढ़ने के लिए ऑर्डर दे दिया था। तो ये जो थी ये टेनिस कोर्ट ओथ का मैटर था। अब बात आती है फॉल ऑफ द वेस्टाइल। अब वेस्टाइल का गिरना, वेस्टाइल क्या है, एक जेल है फ्रांस में, एक जेल थी फ्रांस में उस समय में। जो रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789 से शुरू हुई थी विद द स्टॉर्म ऑफ द फोर्टेस प्रिजन, यानी ये जो वेस्टाइल की प्रिजन थी इस पर जब लोगों ने अटैक कर दिया था, लोगों ने अटैक इस पर इसलिए किया था क्योंकि जो थर्ड एस्टेट वाले थे उनके लीडर्स को जो था, जो लुई 16 था, उसने उसमें जेल में उनको बंदी बना दिया था, थर्ड एस्टेट के लीडर को। फिर बात आती है जो वेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल, सभी लोग उससे हेट करते थे क्योंकि इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये राजा की सबसे शक्तिशाली पावर थी, शक्ति थी। द फोर्ट्रेस वाज
डिमोलिश्ड बाय द एगिटेटेड क्राउड, यानी जो उत्तेजित भीड़ थी उसके द्वारा इसको जो था डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। आगे बात आती है ग्रेट फियर। ग्रेट फियर की बात आती है बहुत बड़ा दुख या भय। सबसे बड़ा भय क्या था? तो इन द कंट्री साइड, जो गांव वाला एरिया था, जो रूमर्स उस एरिया में फैल गया था, विलेज से लेकर एक विलेज से दूसरे विलेज तक, और जो लॉर्ड थे, लॉर्ड मैनर, वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप। जो मैनर के जो लॉर्ड होते थे वो रास्ते में आने वाली जो राइप क्रॉप होती थी उनको अपने गैंग के माध्यम से डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो ये फियर था। फियर ड्यू टू पीजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट, कई डिस्ट्रिक्ट में जो था पीजेंट्स पर अटैक कर दिया गया था। नोबल के जो कैसल होते थे, नोबल जो फर्स्ट स्टेज के लोग थे, उनके जो कैसल्स होते थे उनके द्वारा, और लूट उनके ग्रेन को, जो पीजेंट होते थे उनके ग्रेन को लूट लिया जाता था। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स, कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज, जो मैनोरियल जो लोगों के रिकॉर्ड वगैरह थे वो भी फूंक दिए गए थे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेट फियर की उस समय में क्या क्या डर थे। बड़ी संख्या में नोबल जो थे वो अपने घर छोड़कर भाग गए थे, और वो बहुत सारे लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह यानी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए थे। हिस्टोरिकली नोन एज द ग्रेट फियर, इसको जो है ग्रेट फियर के नाम से जाना जाता है। दीज रूरल अटैक्स, यानी ये जो गांव वालों का अटैक था ये लगभग कंटिन्यू रहा था अर्ली अगस्त के बिगनिंग पीरियड तक ये कंटिन्यू था। इशूइंग ऑफ द अगस्त डिक्रीज, यानी अगस्त की जो डिक्रीज थी उसको, उसके मुद्दे को लेते हुए, विच फ्रीड दोज पीजेंट्स, जिससे वो उन लोगों को फ्री होने का मौका मिल गया था ओप्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट से, यानी ओप्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट से जो था पीजेंट्स लोगों को फ्री होने का मौका भी यहाँ पर मिल गया था। अब बात आती है रिवॉल्यूशन के बाद में क्या होता है। नाउ आफ्टर द रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है, तो इसमें हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, यानी लोगों के अधिकारों का डिक्लेरेशन होना, लोगों के जो अधिकार हैं उनको डिक्लेयर करना। तो एकदम जो कुछ समय के बाद ही जो था, जो असेंबली थी उसने क्या कर दिया था, लोगों के जो राइट थे उनको डिक्लेयर कर दिया था, और जो सिटीजन थे उनके राइट को डिक्लेयर कर दिया था। जो असेंबली थी उसने इस्टेब्लिश किया था एक प्रॉपर जुडिशियल कोड, एक जुडिशियल कोड भी जो था नेशनल असेंबली ने लागू किया था। एंड ऑटोनोमी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ऑटोनोमी को जो था डिस्कस किया गया था। आगे बात आती है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, एक ऐसा कंट्री बन गया था जहाँ पर मोनार्की के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी हो। मोनार्की यानी राजा की सरकार के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन भी वहाँ पर लागू हो गया था। जो नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना दिया था। उसका उद्देश्य था, जो पावर थी मोनार्क की उसको लिमिट करना था, उसका उद्देश्य मोनार्क की पावर को लिमिट करना था। लुइस 16 जो था फाइनली रिकॉग्नाइज, उसने नेशनल असेंबली को जो था पहचान दी और उसको और कॉन्स्टिट्यूशन को उसने एक्सेप्ट किया। 4 अगस्त को 1789 को फ्रांस ने जो था एक लॉ पास कर दिया, किसके लिए, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश करने के लिए। ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, जो टैक्सेस से उस सिस्टम को कम करने के लिए। द मेंबर ऑफ क्लेर्जी, जो क्लेर्जी के मेंबर्स थे
उनको भी जो था फोर्स किया गया था गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो उनको फिजूल की जो सहायता प्रदान की जा रही थी, जो शाहीपंथी उनको दी गई थी, उस शाहीपन को उनको छोड़ने के लिए जोर दिया गया था। तिथेस वर अबोलिश, जो तिथेस नाम का टैक्स था लैंड पर, उसको समाप्त किया गया था। लैंड से जो चर्च के द्वारा ओन्ड अपनाई गई थी, उसको जो था पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। पावर्स जो थी वर नाउ सेपरेटेड, अब पावर्स जो थी सेपरेटेड थी, असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में डिवाइड थी। जो लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी थी, विच मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया था। अब बात आती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो थी एक पावर दी थी, क्या बनाने की, लॉ मेकिंग पावर दी थी इन द हैंड ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के हाथ में लॉ मेकिंग पावर आ गई थी इन प्लेस ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्क के हाथ से पावर नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई थी। विच वाज इनडायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के ग्रुप के द्वारा इलेक्ट की गई नेशनल असेंबली थी, उसके द्वारा उसको लॉ मेकिंग पावर मिल गई थी। और आगे बात आती है एक्टिव सिटीजन कंप्राइजेज ओनली मैन, जो एक्टिव सिटीजन थे उनमें केवल मैन थे, जो कि 25 ईयर्स की एज के थे, जो टैक्स पे करते थे, और इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज, और उनको जो था पे करना होता था इक्वल टू 3 days की लेबरर का वेज जो था उनको पे करना होता था। आगे बात आती है जो रिमेनिंग मैन थे और ऑल वुमेन थे वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। वुमेन और बाकी के जो मैन थे उनको पैसिव सिटीजन के रूप में लिया गया था। और हु हैड नो वोटिंग राइट, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं था। लेकिन जिनको वोटिंग राइट था वो थे 25 ईयर की एज के, जो लोग टैक्स पे करते थे, जो कि 3 days के लेबरर वेज के बराबर होता था। बात आगे आती है वुमेन्स रिवॉल्यूशन। वुमेन ने भी रिवॉल्यूशन की थी। बिगिनिंग से ही जो था वुमेन ने जो एक एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया था, क्योंकि कई सारी इवेंट जो थी वो वुमेन के द्वारा फ्यूडल फंडामेंटल चेंज जब से फ्रेंच सोसाइटी में हुआ था, तभी से ही वुमेन ने एक एक्टिव रोल प्ले किया था। अधिकतर जो वुमेन थी थर्ड स्टेट की हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग, उनको जीविका चलाने के लिए वर्क करना होता था। उनके वेजेस जो थे लोअर थे मैन की अपेक्षा, और डिस्कस करने में या अपनी जो आवाज़ थी उसको उठाने के लिए वुमेन ने जो थे अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर चलाने शुरू कर दिए थे। डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो 1791 के जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा, उससे वो डिसअपॉइंट थी, जिसमें जो था उनको एक पैसिव सिटीजन के रूप में लिया गया था। लेकिन उनकी जो डिमांड थी वो राइट टू वोट थी, और वो भी चाहती थी कि उनको भी असेंबली के लिए इलेक्ट किया जाए, एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और उनको भी पॉलिटिकल ऑफिस में जगह दी जाए। आगे है वुमेन से रिलेटेड पॉइंट। वन ऑफ देयर मेन डिमांड, उनकी मुख्य एक डिमांड में से था वुमेन जो है वो पॉलिटिकली राइट मैन की तरह ही चाहती थी। नेक्स्ट बात आती है तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसने कुछ मेजर्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे, जिनकी हेल्प से वुमेन की लाइफ इम्प्रूव हुई थी। वो कैसे हुई थी? नंबर 1 पॉइंट हम देखते हैं, वह है क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, यानी वुमेन के लिए स्टेट स्कूल्स खोले गए थे। स्कूलिंग जो थी कंपलसरी कर दी गई थी गर्ल्स के लिए, और उनके फादर जो थे अब फोर्स नहीं करते थे उनको
उनकी जो इच्छा थी उसके अगेंस्ट शादी करने के लिए उनके पेरेंट्स उनको फोर्स नहीं करते थे, तो देयर पेरेंट्स कुड नॉट longer force them into marriage against their will. Divorce was made legal and could be applied for by both women and men. मैन और वुमेन के द्वारा डाइवोर्स को जो था लीगल माना गया था और इसको जो थे मैन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते थे। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, वुमेन को जो था ट्रेनिंग दी जा सकती थी जॉब करने के लिए। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, अब वो आर्टिस्ट बन सकती थी और अपनी स्मॉल बिजनेस चला सकती थी। इन पॉइंट के अलावा वुमेन के फेवर में एक पॉइंट था, डिस्पाइट दीज मेजर वुमेन स्ट्रगल कंटिन्यूड फॉर मोर देन अ सेंचुरी, एक सेंचुरी से भी ज़्यादा तक वो अपनी स्ट्रगल को जारी उन्होंने रखा था। और फाइनली 1946 में वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन फ्रांस वुमेन गोट राइट टू वोट इन 1946. In this video we saw from the tennis court up to women's revolution at the time of French Revolution in France. So in the next video we'll take the next topic. So thank you. Be careful to watch your study.